हेलो दोस्तों, हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। है काची इंटीग्रल थ्योरम, काची इंटीग्रल फार्मूला, है ना। तो स्टेट एंड प्रूव काची इंटीग्रल फार्मूला और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे देते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए AKTU में पेपर कोड RAS 301 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव काची इंटीग्रल फार्मूला और आल्सो इवेलुएट, उसके बाद काची इंटीग्रल फार्मूला यूज करके इस इंटीग्रल की वैल्यू शो करना है कि वो π/16 हो जाएगा। वेयर C इज़ द सर्किल मॉड ऑफ Z माइनस I इज इक्वल टू 2, ये सर्किल है C। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेट एंड प्रूव काची इंटीग्रल फार्मूला देखते हैं। तो काची इंटीग्रल फार्मूला क्या हुआ, स्टेटमेंट। काची इंटीग्रल फार्मूला होता है कि अगर कोई फंक्शन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व C के अंदर हर एक पॉइंट पर और इसके बाउंड्री पर FZ एनालिटिक हो और Z इक्वल टू A इसके अंदर कोई पॉइंट हो, तो FA की वैल्यू ये होती है 1/2 πi इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C, है ना। ये क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C FZ/Z माइनस A dz, ये फार्मूला कहलाता है काची इंटीग्रल फार्मूला। तो क्या लिखा गया है कि इफ़ FZ इज़ एन एनालिटिक फंक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व C, इसके अंदर सभी पॉइंट पर और इसकी बाउंड्री पर भी वो फंक्शन एनालिटिक है। एंड Z इक्वल टू A बी एनी पॉइंट इनसाइड C, इस C के अंदर कोई Z पॉइंट है Z इक्वल टू A, तो FA की वैल्यू ये हो जाएगी। ये तो हो गया स्टेटमेंट, है ना। अब इसका प्रूफ देख लीजिए। प्रूफ के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये इतनी चीज़ मान लेंगे, देन के पहले जो है ये मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि FZ सिंपल क्लोज्ड कर्व C के अंदर और उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है और Z इक्वल टू A इसके अंदर कोई पॉइंट है। तो ये मान लिया जो शुरू में दिया है। तो लेट FZ बी एन एनालिटिक फंक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड एंड ऑन द सिंपल क्लोज्ड कर्व C एंड Z इक्वल टू A बी एनी पॉइंट इनसाइड C, है ना। C के अंदर कोई एक पॉइंट Z इक्वल टू A है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग, हाँ देखिए हमें ये चीज़ निकालना है। अब इसके बाद ये प्रूफ करना है, तो हमको ये टर्म चाहिए, ये टर्म FZ तो इसके अंदर हर एक पॉइंट पर और इसकी बाउंड्री पर भी एनालिटिक है। तो लेकिन हमको ये टर्म चाहिए, तो हम लोग इसको एक फंक्शन φZ मान लेते हैं। ठीक है, तो कंसीडर φZ इक्वल टू FZ/Z माइनस A। तो देखो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि Z इक्वल टू A रखते ही φZ की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी। इसका मतलब Z इक्वल टू A पर क्या है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इन्फाइनाइट हो रहा है। तो हियर φZ इज़ नॉट एनालिटिक एट Z इक्वल टू A, है ना। दैट इज़ तो Z इक्वल टू A पर एनालिटिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि Z इक्वल टू A पर देखो इन्फाइनाइट हो रहा है ना, तो Z इक्वल टू A इज़ ए पोल फॉर φZ। FZ के लिए नहीं, φZ के लिए Z इक्वल टू A पोल हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा सर्किल खींच लेंगे। इसमें एक छोटा सा सर्किल खींच लेंगे, स्मॉल रेडियस R रेडियस का एक सर्किल खींच लिया। ये देखिए R रेडियस का एक सर्किल खींचा और बाद में R टेंडिंग टू 0 कर देंगे। R टेंडिंग टू 0 कर देंगे तो ये सर्किल एकदम छोटा होके एकदम पॉइंट, यही Z इक्वल टू A पॉइंट को सेपरेट कर देगा। Z इक्वल टू A को 0 रेडियस का सर्किल क्या होता है, एक पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये वाला सर्किल एकदम छोटा सर्किल हो जाएगा, उसके अंदर केवल एक ही पॉइंट होगा Z इक्वल टू A, जब R टेंडिंग टू 0 ले लेंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, R रेडियस का एक सर्किल खींच लेते हैं। ठीक है, तो वी ड्रा ए स्मॉल सर्किल C1, है ना। इसकी बाउंड्री को C1 बोल देते हैं। और ये जो सिंपल क्लोज्ड कर्व C दिया है जिसके अंदर FZ एनालिटिक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका C और इसके अंदर जो सर्किल खींचा है वो C1 है। इसको एक स्मॉल कट, है ना, यहाँ पे एक सर्किल हो गया और इसको एक स्मॉल कट करके एक हम लोग ऐसा रीजन फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ पर φZ भी एनालिटिक हो जाए। तो एक छोटा सा कट देके यहाँ एक सर्किल खींचा और छोटा सा कट देके, इस तरीके से कट देके ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में हमारा φZ भी एनालिटिक है, क्योंकि इस रीजन में Z इक्वल टू A पॉइंट तो है नहीं, वो अलग हो गया, तो इसमें हमारा φZ भी एनालिटिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया कि वी ड्रा ए स्मॉल सर्किल C1 विद सेंटर A एंड रेडियस R, दैट इज मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल टू R। मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल टू R सर्किल, अगर ये Z माइनस A किया और उसका मॉडुलस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। यहाँ Z इक्वल टू A है ना, और ये इसके सर्किल के सरकमफेरेंस पे कोई पॉइंट Z ले लिया, तो Z माइनस A और उसका मॉड ये R के बराबर हो जाएगा। तो मॉड ऑफ Z माइनस A इज इक्वल टू R। तो Z माइनस A को लिख सकते हैं R e पावर
आई थीटा। कैसे? मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है, मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर है। तो इसको कैसे जेड इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा लिख सकते हैं? तो देखिए हम लोग लिख लेते हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म का लिख लीजिए। तो आर कॉस थीटा प्लस आई इंटू आर साइन थीटा, है ना। रियल पार्ट को cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट को, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें रियल पार्ट r cos थीटा मान लिया, इमेजिनरी पार्ट r sin थीटा। तो r कॉमन हो गया और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं जेड माइनस ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ई पावर आई थीटा। तो जेड माइनस ए इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा। क्लियर? इसका अगर मॉड ले लें, मॉड जेड माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड जेड माइनस ए, इसका मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, मतलब आर हो गया। तो मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो गया, आर। यानी मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू अगर आर है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि जेड माइनस ए को आर ई पावर आई थीटा लिख सकते हैं। जेड माइनस ए को आर ई पावर, अगर ऐसा है तो जेड माइनस ए, मॉड हटाओ, जेड माइनस ए को आर ई पावर आई थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही बात हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर, ये आर रेडियस का सर्किल है, तो जेड माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, आर ई पावर आई थीटा। तो जेड इक्वल टू ए प्लस आर ई पावर आई थीटा हुआ। डिफ्रेंशिएट कर लो तो डी जेड इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, आर भी आर इसकी रेडियस कांस्टेंट है, फिक्स है रेडियस, तो आर भी कांस्टेंट हो गया, और ई पावर आई थीटा का डेरिवेटिव आई ई पावर आई थीटा इंटू डी थीटा हुआ। अब बाई एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम का एक्सटेंशन क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन इस सी के अंदर और इसकी बाउंड्री हर एक पॉइंट पर, यानी इस रीजन में कोई भी फंक्शन अगर एनालिटिक है एक्सेप्ट एट ए पोल, मान लीजिए कि C1 पोल है, मान लीजिए 2 पोल हैं इसके, C1 और C2, 2 पोल के अलावा इसके अंदर 2 पोल हैं। अगर इस C के अंदर 2 पोल हैं तो कॉची इंटीग्रल, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम होता है कि इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड इक्वल टू, ये दोनों पोल के लिए C1 और दूसरी की बाउंड्री को C2 मान लो, इसकी बाउंड्री को C1, इसकी बाउंड्री को C2, तो हो जाएगा इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल ओवर C2 इंटू एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये किस थ्योरम से लिख रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, है ना, एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम, यानी क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड इक्वल टू, ये पोल्स पे इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड प्लस 2 पोल हैं तो प्लस C2 एफ जेड डी जेड। 3 पोल होंगे, एक और पोल होता तो प्लस, और एक ही पोल होता तो एक ही टर्म लिखा जाता। तो यहाँ पर कितना पोल है, एक ही पोल है ना। जेड इक्वल टू किसके लिए, एफ जेड के लिए नहीं, फाई जेड के लिए जेड इक्वल टू एक पोल है। तो इंटीग्रल ओवर C एफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1, इसकी बाउंड्री को C1 मान लो, तो इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो बाई एक्सटेंशन ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या हुआ, इंटीग्रल ओवर C फाई जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 फाई जेड डी जेड। अब फाई जेड की वैल्यू रख लो, फाई जेड क्या माना था आपने, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। अब इसमें माइनस एफ ए और प्लस एफ ए कर दिया, उसके बाद इसके साथ में पूरा इंटीग्रल खोल दो और फिर एफ ए के साथ पूरा इंटीग्रल खोल दो, तो देखिए क्या आता है। तो देखिए एफ जेड माइनस ए के साथ ये पूरा इंटीग्रल हो गया, प्लस एफ ए के साथ में इंटीग्रल अलग अलग कर दिया, C1 वाले को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ जेड और डी जेड इन सब की वैल्यू रख लो, तो जेड की वैल्यू क्या थी, ए प्लस आर ई पावर आई थीटा, और डी जेड की वैल्यू क्या थी, आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, और जेड माइनस ए को क्या माना था, आर ई पावर आई थीटा, है ना। जेड माइनस ए किसके बराबर था, आर ई पावर आई थीटा। ये सारी वैल्यू उठा के इन दोनों टर्म में रख लो। तो एफ ए तो कांस्टेंट है, जेड से फ्री है, बाहर आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर C1
और एफ डी जेड का मतलब आर आई ई पावर आई थीटा डी थीटा और जेड माइनस ए की वैल्यू आर ई पावर आई थीटा। आर कैंसिल हो गया, ई पावर आई थीटा कैंसिल हुआ, आई बचा केवल, तो आई बाहर हो गया। एफ ए इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा, इंटीग्रल ओवर सी वन डी थीटा ये बचा। और इसमें देखिए आर से आर कैंसिल हुआ, ई पावर आई थीटा कैंसिल हुआ, यानी आई आ गया आई इंटू में, और ये वाला टर्म्स एफ ए प्लस आर ई पावर आई थीटा माइनस एफ ए इंटू डी थीटा प्लस ये टर्म हो गया। अब क्या करते हैं, आर टेंडिंग टू जीरो ले लिया है ना, वो उस पॉइंट को बिल्कुल छोटा जो सिंगुलरिटीज़ लिए थे, सिंगुलर पॉइंट लिए थे, मतलब जो पोल्स था है ना, उसके सर्किल को छोटा करने के लिए आर की रेडियस क्या कर लिया, जीरो। तो टेकिंग आर टेंडिंग टू जीरो वी गेट, तो कितना हुआ, आर टेंडिंग टू जैसे जीरो कर दिया तो आर इक्वल टू जीरो रखते ही ये वैल्यू एफ ए बन जाएगी, तो एफ ए माइनस एफ ए जीरो हो गया, तो ये तो जीरो आ गया, प्लस आई इंटू एफ ए, और इस C1 को हटा के इसकी लिमिट रख लो, तो सर्किल है पूरा सर्किल, और सर्किल के लिए थीटा, और सर्किल के लिए कंप्लीट सर्किल के लिए थीटा की लिमिट क्या क्या होती है, 0 से लेके 2 पाई तक, तो 0 से 2 C1 हटा के लिमिट रख लिया 0 से 2 पाई डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा आई एफ ए, और इसकी वैल्यू क्या हो, डी थीटा का थीटा हो गया, फिर 0 to 2 पाई मतलब 2 पाई आई एफ ए हो गया। तो एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एफ ए इज इक्वल टू 2 पाई आई अपान में ले लो इधर, तो कितना हुआ, एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड अपान जेड माइनस ए डी जेड। यही कहलाता है काची इंटीग्रल फार्मूला। काची इंटीग्रल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, स्टेट एंड प्रूफ खुद इसका इंपॉर्टेंट है, और इस पर क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादातर क्या करते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल फार्मूला और एक क्वेश्चन जोड़ देते हैं। तो जैसे इसी क्वेश्चन में था, तो स्टेट एंड प्रूफ हो गया काची इंटीग्रल फार्मूला, उसके बाद एक क्वेश्चन जोड़े हैं क्या, कि इसको इवेल्युएट करो, इंटीग्रल ओवर सी 1/z² + 4 होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू पाई स्क्वायर अपान 16 प्रूफ करना है, जहाँ पर ये सी, ये सी जरूर देंगे कि ये है क्या, तो है सी इज ए सर्किल मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2। ये मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2, ये कौन सा सर्किल है, इसका सेंटर और रेडियस क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको जीरो करेंगे तो जेड इक्वल टू आई, जेड इक्वल टू आई का मतलब 0,1 इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और 2 रेडियस हो गया। देखो इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देते हैं कि मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ जेड की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई, हमेशा जेड की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई माइनस आई, दिस इक्वल टू 2। इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट x प्लस आई कामन ले लो, y माइनस 1 और डिटरमिनेंट इक्वल टू 2। अब होल स्क्वायर लगा लो दोनों साइड, तो डिटरमिनेंट a प्लस आई बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ अंडर रूट नहीं लगेगा, तो हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये किसकी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, ये एक सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 2 और रेडियस 2 और सेंटर कहाँ पे आएगा, 0,1 पर उसका सेंटर होगा और रेडियस 2 होगी। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि z माइनस आई इसको 0 कर दोगे तो ये सेंटर आ जाएगा, कहाँ पर है सेंटर, z इक्वल टू आई का मतलब हुआ 0 प्लस आई, और 0 प्लस आई का मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0,1, तो z इक्वल टू 0,1, 0,1 पर क्या है, 0,1 पर उसका सेंटर है और रेडियस कितनी है 2। तो चलिए c को खींच लेते हैं हम लोग, 0,1 पर देखिए 0,1 ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर ये है z इक्वल टू आई, ये उसका सेंटर हो गया है ना, सर्किल का सेंटर है यहाँ पर। यहाँ सेंटर से रेडियस कितनी लेनी है 2 है ना, 2 रेडियस का एक सर्किल खींच लो, रेडियस 2 लेनी है, ये दे रखे हैं z माइनस आई इज इक्वल टू 2, तो 2 रेडियस का एक सर्किल खींचो, तो ये सेंटर हो गया 1 और 2, इतनी रेडियस लेके एक सर्किल खींच लो, तो इसी की इक्वेशन हो गई मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2 है ना, ये इस सर्किल की इक्वेशन हो गई मॉड ऑफ जेड माइनस आई इज इक्वल टू 2, और इस सर्किल की बाउंड्री को एंटी क्लॉकवाइज एरो लगा देंगे, इस सर्किल की बाउंड्री को हम लोग सी बोलेंगे है ना, इसकी बाउंड्री को सी बोलेंगे। अब देखिए पोल्स देख लो क्या क्या है, तो हाँ, तो इसमें इसके फैक्टर कर लो, तो पोल्स आर ऑब्टेन्ड बाई, कैसे पोल्स निकलता है, डिनोमिनेटर को 0 कर दो तो पोल्स मिल जाएगा, तो जेड स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, जेड स्क्वायर प्लस 4 का फैक्टर क्या हो गया, जेड प्लस 2i जेड माइनस 2i, और पूरे का होल लगा है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब जेड इक्वल टू 2i
2i कामा माइनस 2i है ना, इससे z इक्वल टू 2i और इससे हो गया z इक्वल टू माइनस 2i, लेकिन 2 बार आएगा तो आर द पोल्स ऑफ ऑर्डर 2 हो गया है ना। इससे हो गया z इक्वल टू 2i कामा 2i, इससे हो गया z इक्वल टू माइनस 2i कामा माइनस 2i, 2 बार है इसलिए इसको बोलेंगे पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो हियर z इक्वल टू 2i इज वनली द, अच्छा इन पोल को रिप्रेजेंट करो, z इक्वल टू 2i और माइनस 2i, तो z इक्वल टू 2i देखो यहाँ से देखो ये इतनी i हो गई और ये वैल्यू 2i, तो ये हो गया एक पोल z इक्वल टू 2i। तो पोल को एक छोटे से सर्किल से घेरा कर देते हैं, ठीक है, एक सर्किल बना देते हैं पोल पर ताकि दिखे पोल अलग, और इसकी बाउंड्री को C1 बोल दिया। दूसरा पोल कहाँ पर है, दूसरा है z इक्वल टू माइनस 2i पर, तो 1 2 दूसरा पोल यहाँ है। तो देखो एक पोल तो इस सर्किल के बाहर निकल गया, ये जो C दे रखे हैं उसके बाहर निकल गया दूसरा पोल, तो ये पोल हमारा बेकार हो गया, केवल इसी पोल को लेंगे है ना। जितने सर्किल के अंदर, इस सर्किल के अंदर जितने पोल होंगे उसी पर हम लोग आगे काम करेंगे, मतलब दूसरा वाला यूजलेस हो जाता है। तो क्या हुआ कि z इक्वल टू, ये वाला कौन सा पोल है 2i, सो z इक्वल टू 2i इज वनली द पोल विच लाइज इनसाइड C के अंदर केवल एक ही पोल लाइज कर रहा है। सो बाय काची एक्सटेंशन, काची इंटीग्रल थ्योरम, काची इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है कि इंटीग्रल ओवर C fj dz, ये वाली जो बड़ा वाला सर्किल है ना, क्लोज सिंपल क्लोज कर्व C है, तो इंटीग्रल ओवर C fj dz इक्वल टू जितने पोल होंगे तो इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल ओवर C1 है ना, इसकी बाउंड्री को क्या कहा है C1 इंटू fj dz, और fz का मान यही है। अगर 2 पोल होते इसके अंदर एक और पोल होता तो प्लस करके उस पोल को लिख लेते हैं, 3 पोल होते तो प्लस 3 टर्म हो जाते इसमें, तो एक ही पोल है तो ये एक ही हो जाएगा, और उसकी बाउंड्री को यहाँ ज़रूर मेंशन करिएगा, C1 हो गया। तो इंटीग्रल ओवर C1 और ये वाला ये C है, C मतलब ये सर्किल की बाउंड्री, ठीक है, ये C है और ये पोल की बाउंड्री C1 है, तो यहाँ C1 लिखेंगे। ये किससे आता है, एक्सटेंशन ऑफ काची इंटीग्रल थ्योरम से। अब देखिए इसके फैक्टर कर लो, तो z प्लस 2i z माइनस 2i दिस होल स्क्वायर दोनों का dz, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, क्योंकि ये वाला पोल क्या है, z माइनस 2i से निकला है, यानी किस वाले फैक्टर से निकला है ये पोल, z माइनस 2i का होल स्क्वायर, तो इसको अपान में रखेंगे, बाकी को न्यूमरेटर में भेज दो, तो इसको ऊपर भेज दो, तो 1 अपान z प्लस 2i होल स्क्वायर अपान z माइनस 2i होल स्क्वायर, ठीक है। इतना सा सेट करते हैं। उसके बाद बाई काची इंटीग्रल फार्मूला एफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटीग्रल ओवर C fz अपन z माइनस a dz, ठीक है। तो अब चूँकि यहाँ क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसको a के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो, तो एफ डैश ए इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ओवर C, a के रिस्पेक्ट में डी ए करेंगे तो अंदर जाता है तो पार्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जब इंटीग्रल के अंदर जाएगा तो पार्शियल में, तो डेल अपान डेल ए हो जाएगा, तो a के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, a के रिस्पेक्ट में 1/z माइनस ए का हो जाएगा -1/z माइनस ए, और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो -1 और आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो गया, तो कितना हुआ fz/z माइनस ए का होल स्क्वायर, इसका a के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यही आएगा, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इंटीग्रल इक्वल टू 2πi इंटू एफ डैश ए, है ना, ये इधर आ गया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई 2πi इंटू एफ डैश ए। तो इसी तरीके का ये वाला इंटीग्रल है, तो ये क्या हो जाएगा 2πi इंटू एफ डैश ए का मतलब यहाँ 2i है, ठीक है, एफ डैश ए। अब यहाँ एफ जेड क्या है, ये एफ जेड है, इसका डेरिवेटिव करने के बाद एफ डैश 2i चाहिए, तो पहले इसका डेरिवेटिव करें, उसके बाद जेड की जगह 2i रखें, तो 2πi इंटू डी अपान डी जेड, इसका डेरिवेटिव करो 1/z प्लस 2i का होल स्क्वायर, उस डेरिवेटिव एफ डैश जेड का मतलब डेरिवेटिव, और फिर जेड इक्वल टू 2i, उसके बाद जेड की वैल्यू 2i रखना है, तो डेरिवेटिव कर लो 2πi, इसका डेरिवेटिव हुआ -2/z प्लस 2i का होल पावर 3 इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी फाइनली -2/z प्लस 2i की होल पावर 3, और फिर जेड इक्वल टू 2i का रखना है, तो रख लो जेड इक्वल टू 2i, तो -2 अपान यहाँ 2i रखोगे तो ये 4i का होल क्यूब, तो 4 का क्यूब क्या हुआ 64, i क्यूब का मतलब i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और i ये हो गया, तो -64i हुआ, माइनस प्लस हो गया, और 2 इंटू 2 4 को 64 से कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा, i से i भी कैंसिल, तो π/16 हो गया। यही आपको प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ओवर C 1/z स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू π² 16 है ना, क्वेश्चन में यही आपको प्रूफ करना था।
ठीक, पाई स्क्वायर अपन 16। तो इस तरीके से काची इंटीग्रल फार्मूला पर क्वेश्चंस आते हैं। ये स्टेट एंड प्रूव इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2-3 क्वेश्चन हमने मतलब 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट एंड प्रूव के साथ में एक क्वेश्चन लगाए हैं। और हर बार जब हमने इसके प्रीवियस वीडियो में भी हर बार इसका प्रूफ किए हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में इसका कई बार प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो इसके और प्रीवियस वीडियोस देख लो। PYQ, ये PYQ 3 है, तो PYQ 1, 2 इन सब में देखो तो स्टेट एंड प्रूफ वहाँ भी है, हमने अलग अलग किया है ना। यही रिजल्ट था, लेकिन दोनों बार इसका प्रूफ किए हैं। ठीक है, तो स्टेट एंड प्रूफ देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। काची कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में काची इंटीग्रल का फार्मूला, स्टेट एंड प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई भी इंटीग्रल, इस तरीके का इंटीग्रल दो तरीके से लग सकता है, एक काची इंटीग्रल फार्मूला और एक काची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, दोनों से लग जाता है। तो अब यहाँ चूँकि स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल थ्योरम लिखा था और उसके बाद इसको इवेलुएट करने के लिए बोले हैं, इसका मतलब हमको काची इंटीग्रल फार्मूले से ही निकालना होगा। और इसको हम लोग रेसिड्यू से भी निकाल सकते थे, है ना, लेकिन रेसिड्यू से नहीं निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये कहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टेट एंड प्रूफ काची इंटीग्रल फार्मूला, उसके साथ क्वेश्चन दिया है। इसका मतलब काची इंटीग्रल फार्मूले से ही आपको लगाना है। ठीक, थैंक यू।